हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ सेक्शन डी का सॉल्यूशन, और बाकी जो सेक्शन है उनका सॉल्यूशन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको इसको सॉल्व करना है और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा कोर्स ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 2 सेक्शन डी। सेक्शन डी जैसे कि आपको पता है 20 मार्क्स का होता है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 4 5 20 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एट प्रेजेंट द एज ऑफ आशीष कुमार, तो ये है ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। एट प्रेजेंट द एज ऑफ आशीष कुमार इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन्स खुश एंड निलय। यहां पर ये जो फादर है, इनकी जो एज है वो अगर हम इन दोनों को यानी कि उनके दोनों सन्स की एज का टोटल करेंगे और फिर उसको ट्वाइस यानी कि दुगना कर देंगे, तब जाके फादर की एज आएगी। एक ये देके रखा है। दूसरा बोला है 20 ईयर्स हेंस, 20 साल बाद। तो देखो 20 साल बाद तो आशीष कुमार भी +20 हो जाएंगे और खुश और निलय भी +20 +20। 20 ईयर्स के बाद द एज ऑफ आशीष कुमार विल इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज सन्स। देन यानी कि 20 साल बाद आशीष कुमार की एज क्या होगी, जो भी उनके सन्स की एज है 20 साल बाद उनका टोटल कर देंगे तो आशीष की एज आ जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आशीष कुमार। तो देखो इनको कंपेयर किया गया है इनके सन से, तो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे। लेट द एज ऑफ खुश इज इक्वल्स टू x ईयर्स। फिर लेट द एज ऑफ निलय, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना रहेगा एग्जाम में, इज इक्वल्स टू y ईयर्स। इतना लिख दिया। अब स्टेटमेंट को देखते हैं। आशीष कुमार, एज ऑफ आशीष कुमार इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन। तो देयरफॉर एज ऑफ आशीष कुमार कितनी हो जाएगी, इनके दोनों सन्स का सम यानी कि x + y, ठीक है, और इसका कर देना है ट्वाइस यानी कि दुगना। तो 2 ब्रैकेट में x + y ईयर्स, ये आ जाएगी आशीष कुमार की एज। एक स्टेटमेंट क्लियर है। चलो फिर दूसरा बोला है 20 ईयर्स हेंस। तो देखो 20 ईयर्स हेंस, ये जो खुश है उसकी एज x + 20 और जो निलय है उसकी एज हो जाएगी कितनी, y + 20, ठीक है। और आशीष कुमार की एज कितनी हो जाएगी, आशीष कुमार की एज हो जाएगी 2 ब्रैकेट में x + y, ये उनकी प्रेजेंट एज है, इसमें 20 ऐड कर देंगे तो ये उनकी हो जाएगी कौन सी एज, 20 साल बाद। नाउ इन दोनों को इक्वेट करना है। यहां बोला है कि 20 ईयर्स हेंस द एज ऑफ आशीष कुमार विल इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज सन। तो ये जो है ना, यानी कि 2x + y + 20, ये जो है ये किसके बराबर है, दोनों सन्स की एज के सम के बराबर। तो x + 20 + y + 20, ये बना हमारा फाइनल इक्वेशन। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 × x 2x + 2 × y 2y + 20 इक्वल्स x + y + 40। डन। अब यहां पे एक x है, यहां ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 2x - x + 2y, y यहां आ जाएगा माइनस 2y - y। फिर यहां 40 रहने देते हैं, ये +20 वहां ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 40 - 20, कितना हो गया, 2x - x x + 2y - y y, और 40 - 20 कितना होता है, 20। ओके, तो यहां पर हमने x + y निकाल दिया। अब आप देखो आशीष कुमार की एज हमने क्या बताई थी, 2 × x + y। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर the age of आशीष कुमार इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x + y, और x + y की वैल्यू हमने निकाली 20, तो ये हो जाएगा 40 ईयर्स। क्लियर।
आया समझ में? ओके चलो नेक्स्ट। 48 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ही है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या लिखा है? अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। ही हैज वैरायटी ऑफ बुक्स रिलेटेड टू फिक्शन, स्टोरीज, क्विजेस, इस तरह की बहुत सारी बुक्स है यहाँ पर। ही टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। तो जब आप यहाँ से बुक लेंगे तो पहले 2 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, उसके अलावा 2 दिन के बाद जितने दिन बचते हैं आपने जो बुक्स लिया है उसका पर डे का वो चार्ज करेगा, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर द सब्सिक्वेंट डे। क्लियर? 2 दिन का फिक्स है, उसके बाद जितने भी दिन बचे उसमें वो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। आशा पेड 22 फॉर अ बुक एंड केप्ट इट फॉर 6 days। फिर रीता है, उन्होंने 16 रुपए दिए हैं और 4 दिन के लिए बुक रखी है। अज्यूम यहाँ पे बोला है कि फिक्स चार्ज को x मानो और एडिशनल चार्ज को y हमको मानना है। सबसे पहले प्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय आशा एंड रीता इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो आशा 22 रुपीज और कितने दिन? 6 दिन। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज is equals to x rupees. Let the additional charge equals to y rupees। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम पहले बात किसके करेंगे? आशा की। आशा ने 22 रुपीज दिए हैं और 6 दिन के लिए बुक लेकर गई है, तो पहले 2 दिन के लिए कितना चार्ज लगेगा? x। उसके अलावा टोटल 6 दिन है, उसमें से 2 माइनस कर दो, कितने बचे? 4 दिन बचे। तो उस 4 दिन में एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा और टोटल इस तरीके से उसने 22 रुपीज दिए हैं। क्लियर? समझ में आ गया? ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। यहाँ पे जो पूछा था कि आशा का इक्वेशन में हमको आशा की जो सिचुएशन है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो 22 रुपीज। तो x प्लस 2 दिन हटा दो, कितने दिन बचे? 4। तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 22। अब यहाँ पर आ जाते हैं 16 रुपीज फॉर 4 days। रीता की बात करें तो फिक्स चार्ज तो उसको भी देना पड़ेगा, और वो 4 दिन के लिए बुक लेकर गई है, तो 2 दिन का तो फिक्स दे दिया, बचे कितने? 2 दिन और। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16। डन। तो पहला आंसर यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन को बताना था। नेक्स्ट देखें तो व्हाट आर द एडिशनल चार्जेस। यहाँ पे एडिशनल चार्जेस यानी कि y पूछा है, फिक्स चार्जेस यानी कि x पूछा है, और फिर एक अलग से सिचुएशन दे दी गई है जिसको हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम x और y फाइंड कर लेते हैं। ओके चलो। सेकेंड, हमारे पास क्योंकि 2 इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन को यूज करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। सो x प्लस 4y इक्वल्स 22, x प्लस 2y इक्वल 16, माइनस 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 ये कैंसिल, 2y इज इक्वल्स टू माइनस कितना आएगा? 22 माइनस 16 करेंगे तो आएगा 6। क्लियर? साइन ग्रेटर का लगता है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल्स टू 6 आ गया। ओके 22 माइनस 16 6, 2y इक्वल्स टू 6। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 3 6। तो यहां पर y की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 3 आ गई, यानी कि y क्या था हमारा? एडिशनल चार्ज। देयरफॉर एडिशनल चार्ज इज इक्वल्स टू 3 रुपीज। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब हमको पूछा है फिक्स चार्ज कितना है, तो जो कि तीसरा क्वेश्चन है। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस 4y इक्वल्स 22। तो ये हो जाएगा x प्लस 4, y की वैल्यू 3 इक्वल्स 22। Therefore x plus 4 3 is 12 equals 22. So x is equals to 22 minus 12. So answer is 10. ठीक है, x क्या आया? 10. Therefore fixed charge is equals to 10 rupees. Clear?
डन। अब एक लास्ट बचा है, उसमें बोला है कि अगर आशा 3 दिन और बुक लेती तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ता। तो आशा ने कितने दिन के लिए ली? 6 दिन के लिए। 3 दिन और यानी कि 6 + 3, 3 more days, तो हो जाएगा 6 + 3, टोटल हो गए 9 डेज, है ना। अब 9 डेज में से एक्स फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा, प्लस 9 - 2 कितना बचा? 7, क्योंकि चार्ज जो है फिक्स वो 2 दिन का है। तो 2 दिन के एक्स रुपीज हो गए, उसके बाद बचे कितने? 7 डेज। तो 7 के कुछ एडिशनल चार्ज लगेगा, और इसको मिला के उसको कितना पे करना है ये हमको फाइंड करना है। नाउ एक्स की वैल्यू क्या है? 10 है, प्लस 7, वाई की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 10 + 7 3 = 21, ये आया 31 रुपीज। ठीक है, देयरफॉर आशा, टोटल चार्जेस पेड बाय आशा, देयरफॉर आशा पेड टोटल 31 रुपीज। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 1 में सिर्फ हमको इक्वेशन बनानी थी, सेकंड में हमने सॉल्व की y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, एंड देन एक सिचुएशन दी थी जहां पे आशा 3 और ज्यादा दिन के लिए बुक ले रही है, तो उसको पे करना पड़ेगा 31 रुपीज। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन 49 है, जहां पर हमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम को प्रूव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? स्टेट। जब भी थ्योरम आए तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना रहेगा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जैसे ये लाइन है तो ये ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट, और ये जो लाइन है वो दोनों दूसरी साइड को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। अगर ऐसा है तो ये दोनों जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा। क्लियर? यानी कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए क्या गिवन है हमको? यहाँ ट्राइंगल ए बी सी और डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल बीसी के। ठीक है, फिर प्रूफ क्या करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसे? ज्वाइन BE और उसके बाद ये सब। तो ज्वाइन BE, यहां पर हमने BE को ज्वाइन किया। ज्वाइन CD, तो CD ज्वाइन हो गया। फिर ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, ये AC है, सॉरी ये AC है और हमको यहाँ DM बनाना है जो उसके परपेंडिकुलर हो, तो ये हो गया DM। ओके, फिर ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB, तो ये AB है, यहां से लाइन बनानी है EN जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी। डन। तो यहां पर हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म होता है। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करने की स्टार्टिंग किससे करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल से। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर आपको देखो, एक तो ये ट्राइंगल है, लेकिन इस ट्राइंगल के एरिया को दो तरीके से लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बेस ये ले रहे हैं तो एल्टीट्यूड या फिर हाइट ये हो जाएगी EN, और अगर आप बेस AE ले रहे हैं तो जो हाइट है वो DM हो जाएगी। तो एक ट्राइंगल के एरिया को हम दो तरीके से लिखेंगे। उसके बाद नीचे एक ये ट्राइंगल हो गया और एक ये, आगे करेंगे तो समझ में आएगा। ओके, प्रूफ। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख देंगे पहले, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फिर जैसे मैंने बोला दो तरीके से लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। अगर यहां पर बेस EN ले रहे हो तो हाइट AD हो जाएगी, तो बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा AD इंटू EN। ओके, अब अगर यहाँ पे बेस AE लिया
तो हाइट हो जाएगी जो यहाँ फॉल कर रहा है DM। ठीक है, चलो अब ये वाला ट्राइंगल देखेंगे। ये ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये जो हमने EN बनाया था ये पूरे AC से परपेंडिकुलर है, तो इस वाले ट्राइंगल में अगर हमने बेस बन जाएगा DB, तो हाइट क्या हो जाएगी EN। क्लियर, क्योंकि ये इसी साइड पर फॉल कर रहा है और वहां पे कंस्ट्रक्शन में भी हमने बताया था कि EN इज परपेंडिकुलर टू AC। सो देयरफॉर नेक्स्ट हम लिखेंगे, पहला हुआ, फिर ये दूसरा, अब तीसरा भी बन रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है, BDE इक्वल्स हाफ इंटू बेस हो गया DB और हाइट हो जाएगा EN। ठीक है, 1 2 3। फिर यहां एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देख लो, CDE। ठीक है, यहां पर बेस ये है तो ये हाइट हो जाएगी CDE इक्वल्स हाफ इंटू बेस क्या है ये वाले ट्राइंगल का EC, और हाइट कितनी हो जाएगी, यहां फॉल कर रही है तो DM। क्लियर, ये 4 हो गए। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 3 और यहां पे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 and 4। Therefore, area of triangle ADE upon area of triangle BDE इक्वल्स, ये है हाफ इंटू AD इंटू EN और ये है हाफ इंटू DB इंटू EN। ऐसे ही यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DM डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, तो हाफ इंटू EC इंटू DM। DM हाफ हाफ कैंसिल, या EN और हाफ हाफ कैंसिल। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB। ठीक है, और यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। डन, हमको यही प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC, लेकिन उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड सेम होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ऊपर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यहाँ पे भी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, लेकिन दिक्कत डिनोमिनेटर में है, क्योंकि यहाँ BDE के एरिया की बात हो रही है और यहाँ CDE, यानी कि ये और ये। तो अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं उनका एरिया सेम है, तो हमारा प्रूफ दैट, यानी कि ये प्रूव हो जाएगा कि ये सेम रेशियो में डिवाइडेड है। अब कैसे करेंगे, तो 9th में हमने पढ़ा था क्या, कि ये दो जो ट्राइंगल है ना, कौन सा, BDE ये वाला ट्राइंगल और यहां पर CDE, इन दोनों का एरिया सेम होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल का जो बेस है यानी कि DE वो सेम है, और दूसरा ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, इसलिए। तो क्या रीजन है, सबसे पहले तो दोनों ट्राइंगल का जो बेस है यानी कि DE वो सेम है, और दीज टू ट्राइंगल फॉल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जिसका नाम है DE और BC। डन, तो इस वजह से इन दोनों का एरिया जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, this equals to this. So therefore area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equals to area of triangle ADE upon area of triangle CDE। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो RHS राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। therefore we can say that AD
अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। ओके, वहां पे हमने 4 इक्वेशन बनाई थी, ये हो जाएगी 5वीं, और यहाँ पे आप लिख देना देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5, सारी इक्वेशन को मिला दे तो जाके हमको मिला कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABR सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि उनके जो साइड का रेशियो है, यानी कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है। ओके, आगे देखते हैं। इफ PQ इक्वल्स 30, PQ कहां पर है, ये रहा, ये 30 सेंटीमीटर हो गया, AB 45 सेंटीमीटर देके रखा है, AP 72, यानी कि ये जो पूरा है ये 72 सेंटीमीटर है, और QR 42 सेंटीमीटर। डन। तो हमको फाइंड करना है PR AR BR, PR AR और BR। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंस ट्राइंगल ABR सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल्स BR अपॉन QR इक्वल्स AR अपॉन PR। ठीक है, और एंगल A इक्वल्स एंगल P, एंगल B इक्वल्स एंगल Q और एंगल R इक्वल्स एंगल R। समझ में आ गया? ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन था कि जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है। चलो नेक्स्ट, अब पहला जो लिखा हुआ है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इक्वल्स BR अपॉन QR इक्वल्स AR अपॉन CR, यहां से हम फिर वैल्यूज फाइंड करेंगे। अगर हम ये दोनों रेशियोज लेते हैं तो देखो AB के वैल्यू हमको क्या दिए है, पहले लिख लेते हैं, AB अपॉन PQ, BR अपॉन QR। AB हमको 45 दिया है, PQ 30 है, BR हमको फाइंड करना है और QR 42 है। देयरफॉर BR इज इक्वल्स टू, क्या करना है, 42 को यहाँ ले जाना है, तो 45/30 इंटू 42, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो BR कितना आ जाएगा, 21 इंटू 3, तो 63 सेंटीमीटर। ओके, तो एक तो आंसर आ गया अपना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम इन दोनों को ले ले तो चेंज कर लेता है, BR अपॉन QR इक्वल्स AR अपॉन PR। ठीक है, BR हमने फाइंड किया 63, QR हमको देके रखा है 42, ठीक है, इक्वल्स AR। अब AR तो नहीं दिया, तो AR किससे बना है, AR इज इक्वल्स टू, AR हमको नहीं देके रखा है, उसकी जगह पे हमको पूरा AP देके रखा है, तो AP इज इक्वल्स टू AR प्लस PR। ठीक है, AP इज इक्वल्स टू AR प्लस PR। PR के फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो इसको यहां ले आओ, तो AR कितना हो जाएगा, AP माइनस PR। ठीक है, AR कितना हो जाएगा, AP माइनस PR। तो देयरफॉर AR इज इक्वल्स टू, AP कितना है पूरा 72 माइनस PR, जो भी आएगा वहां वैल्यूज रख देंगे। ये क्यों किया, AR की जगह हम लिखेंगे AP माइनस PR, AP माइनस PR। ओके, डिवाइड बाय PR को एज इट इज, फिर 63 अपॉन 42, AP हमारा कितना है 72 माइनस PR अपॉन PR। समझ में आया? फिर 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 9 ज़ा 63। ठीक है, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, तो ये 3 इंटू PR 3 PR इज इक्वल्स टू 2 इंटू 72 माइनस PR, सो 3 PR इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 माइनस 2 PR, माइनस 2 यहाँ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 5 PR
इज इक्वल्स टू 144। देयरफॉर लिख लेते हैं 5PR इक्वल्स टू 144। देयरफॉर PR इज इक्वल्स टू 144/5 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन में ही इसको रखना है। ये आंसर आ गया। PR की वैल्यू 144/5 सेंटीमीटर। अब यहां देखो AR माइनस PR की वैल्यू उधर रख देंगे, देयरफॉर इधर ही सॉल्व कर लेते। चलो AR इज इक्वल्स टू 72 माइनस 144/5। इसका एलसीएम हो जाएगा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 136 माइनस 144। 10 माइनस 4 6, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 1 2 अपॉन 5। तो AR की वैल्यू क्या आ गई? 216/5 सेंटीमीटर। क्लियर? 3 साइड्स पूछी थी, तीनों हमने निकाली। पहली आई 63 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 144/5 सेंटीमीटर और 216/5 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो ये जो गर्ल है इसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। ठीक है। स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो बलून है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के यहां से यहां घूम रहा है एट अ हाइट ऑफ 82.2। यहां से पूरी हाइट जो है, एकदम ग्राउंड से जो पूरी हाइट है वो है 82.2। उसमें से ये जो लड़की की हाइट है वो 1.2। अगर वो माइनस कर देंगे तो हमको इतनी हाइट पता चल जाएगी, यानी कि उसके आई लेवल पर जो हाइट है ना वो पता चल जाएगी। फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब बलून यहां पर था तब 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, फिर जब बलून थोड़ा आगे चला गया तब 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो यहां से यहां तक बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमको फाइंड करना है। ओके तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, ये जो 60 डिग्री वाला है, 60 डिग्री या फिर आप पहले 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री वाला अगर हम कंसिडर करें तो ये बना अपना ट्राइंगल। ओके जिसमें से हमको थीटा क्या देके रखा है? 30 देके रखा है, और ये हाइट हमारी आ जाएगी। तो उसको नाम दे देते हैं, ये A B फिर C D, ये एंगल E। क्लियर? और ये F। सो नाउ पूरा A ये जो है ना 88.2 यानी कि एफ बी इक्वल्स टू 88.2 मीटर। हमको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की ये जो साइड है ना इतनी पता करनी है, तो उसमें से जो गर्ल की हाइट है वो माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? -DB। एफ डी इज इक्वल्स टू 88.2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है 87 मीटर आया। अब हम ट्राइंगल लेंगे 30 डिग्री वाला, कि इन ट्राइंगल EFD, in triangle EFD एंगल D इक्वल्स 90, और हमको यहाँ पर वो वाला साइन कॉस लेना है, यानी कि वो लेना है जिसमें रेशियो थीटा के सामने जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, और हमको नीचे का काम है तो वो हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस जहां आता हो हमको वही लेना है, तो वो किस में आएगा? tan में, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमको यहां दिया है 30 डिग्री, थीटा दिया है 30 डिग्री। ओके सो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर याद नहीं है तो पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये लिख लेना। फिर P और B कहाँ दिख रहा है? तो एक ही जगह पर है, जो कि क्या होता है? tan। तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। सो tan थीटा यानी कि tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? FD, और FD हमने अभी निकाला कितना है? 87 अपॉन बेस। बेस हमको पता नहीं, बेस यानी कि ये पूरा आ जाएगा DE। ओके देयरफॉर tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इक्वल्स टू 87
अपॉन DE। DE को यहां ले जाते हैं और ये ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर DE इज इक्वल्स टू 87√3 मीटर। यूनिट है ना, हाँ 87√3 मीटर। हमको ये पूरा डिस्टेंस पता चला, पर हमको सिर्फ इतना ही डिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम देखेंगे दूसरा वाला ट्राइंगल जहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल। तो ये बेस फाइंड करके टोटल में से माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो इधर वाले ट्राइंगल में ये है थीटा 60 डिग्री, और इधर पर भी हमको परपेंडिकुलर और बेस का ही काम है। सो इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, जी रख देते हैं, GEC, एंगल C इज इक्वल्स टू 90, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, जितना ये है ये दोनों सेम ही होंगे ना क्योंकि एकदम पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 87 और बेस इसका है EC, ये हमको फाइंड करना है। tan थीटा कितना होता है, सॉरी tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन EC। EC को ऊपर लाओ तो √3 नीचे चला जाएगा, तो EC आ गया 87 अपॉन √3 मीटर। समझ में आ गया, ये पूरा फाइंड किया, ये फाइंड किया। अब पूरे में से इतने को माइनस कर दे तो हमको जो चाहिए CD वो आ जाएगा। डन। CD इज इक्वल्स टू टोटल कितना है DE माइनस इतना हिस्सा EC, तो DE आया था 87√3 माइनस 87/√3। यहां कुछ नहीं है, 1 LCM क्या आएगा, √3 आएगा, तो इंटू √3, ऊपर भी इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 87 इंटू 3 कर लो, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 25 26, 261 माइनस 87, ओके 261 माइनस 87। अब 11 माइनस 7 तो 4, फिर 15 माइनस 8 7 और 1 डिवाइड बाय √3। डिनोमिनेटर में √3 है तो रैशनलाइज कर देंगे, इंटू √3 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 174√3 अपॉन √3 इंटू √3 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 16 17 2 बचा, फिर 3 8 जा होता है 24। देयरफॉर जो CD है हमारा, CD इज इक्वल्स टू 58√3 मीटर। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून इज 58√3 मीटर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन 52 है सरफेस एरिया वॉल्यूम से। द डेकोरेटिव बुक ब्लॉक शो
इन द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। तो ये क्यूब है और ऊपर वाला हेमिस्फीयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ अ क्यूब इज विद एज, तो जो क्यूब है वो सारे एजेस 5 सेंटीमीटर के हैं, और जो हेमिस्फीयर रखा है उसका जो डायमीटर है वो 4.2 सेंटीमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, तो ये पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्यूब है इसका हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें ये जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया, इनके सिर्फ ऊपर का उतना एरिया ऐड कर देंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हमने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाला तो उसमें हेमिस्फीयर का इतना जो हिस्सा था ना, इतना, वो भी इंक्लूड हो गया, पर वो तो हमको नहीं चाहिए क्योंकि वो तो हेमिस्फीयर से कवर हो गया, तो उतना जो हिस्सा है वो इंक्लूड नहीं होगा। और जो हेमिस्फीयर का बॉटम होता है वो एक सर्कल होता है, तो टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस सरकमफरेंस ऑफ सर्किल, क्योंकि इतना हिस्सा जो है वो हमको इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर। मान लो अगर आपको इस ब्लॉक को पेंट करना होता तो आप हर जगह पेंट करते, नीचे वगैरह हर जगह पेंट करते, लेकिन जितने हिस्से में वो हेमिस्फीयर ढका हुआ है उसके नीचे वाला हिस्सा पेंट नहीं होता, तो इसलिए वो सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। सो क्यूब की बात करें, क्यूब के लिए ए है साइड, तो कितनी है 5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के लिए जो रेडियस है वो हो जाएगा 4.2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक के लिए क्या करना है कि टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस सरकम या फिर माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसा भी लिख सकते हैं। CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब फॉर्मूला रख देंगे 6, TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 साइड है तो 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², और बेस क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr², तो हो जाएगा 6a², 2π² माइनस 1π², तो बचेगा 1πr²। डन, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे हमको साइड रखनी है, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर 5 इंटू 5 प्लस 22/7, यहाँ पर ये क्या है 2.1 इंटू 2.1, 7 1 7, 7 3 21 यानी कि 0.3, 5 5 25, 25 6 कितना होता है 150, तो ये हो गया 150 प्लस 22 इंटू 0.3 तो हो जाएगा 6.6, 6.6 इंटू 2.1, तो 66 इंटू 21 कर दो, 1 6 6, 2 6 12, 13 6 8 3 1, 1386, और 2 के बाद डेसिमल तो 13.86, 150 प्लस 13.86, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक इज 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। तो ये जो नेक है ये पूरा स्फेयर है नीचे और ये नेक सिलिंड्रिकल है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो दे के रखा है वो सब लिख लेते हैं। सिलेंडर के लिए यहाँ पे हाइट हमको 8 सेंटीमीटर दे के रखी है, ठीक है, एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, d इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 0.5, सॉरी डायमीटर 2 है ना, तो 1 हो जाएगा, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। ओके, द डायमीटर ऑफ द स्फेयर, स्फेयर की बात हो रही है तो स्फेयर के लिए डायमीटर d1 लिख लेते हैं, डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस यानी r1 लिख लेते हैं, तो 8.5 डिवाइड बाई 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10,
4.25 ये स्फेयर का रेडियस आ गया। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना पानी आ सकता है, यानी कि एक बच्चे ने जब इसका वॉल्यूम निकाला तो उसको 345 सेंटीमीटर क्यूब आंसर मिला। तो हमको चेक करना है क्या वो सही है या नहीं, यानी कि हमको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ओके, volume of vessel is equals to volume of cylinder plus volume of sphere. Okay, volume of cylinder क्या होता है, पाई r square h plus volume of sphere 4/3 पाई r1 क्यूब। दोनों का रेडियस अलग है, इस वजह से यहाँ पर r लिखा और वहां r1 लिखा। पाई के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, तो यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर h प्लस 4/3 r1 क्यूब। तो 3.14 हमको यहाँ पे वैल्यू लेनी है, क्वेश्चन में देके भी रखा है 3.14 r स्क्वायर। तो सिलेंडर के लिए r क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और हाइट हमको 8 देके रखिए, प्लस 4/3 इंटू r1 कितना है 4.25, तो 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। ओके, तो 3.14 ब्रैकेट में 1 8 जा 8 प्लस, अगर आप 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4 अगर ऊपर वाले सारे डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना आएगा 307.06 और डिवाइड बाय 3 तो रहेगा। अब 3.148 प्लस, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर 0, 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है, 3 5 जा 15 हो जाएगा, देन 1 3 3 जा 9, 3 डिजिट तक ले लेते हैं। ओके, अब इसको ऐड कर देंगे 3.14 इंटू 102 प्लस 8 तो हो जाएगा 110.353। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब 3.14 इंटू 110.353 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर उस बच्चे ने जो फाइंड किया था वो है 345 सेंटीमीटर। तो आखिरी में स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि द चाइल्ड इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। पूरा गलत नहीं है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है उसके आंसर में। तो जो एक्चुअल करेक्ट वॉल्यूम है वो है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन उसका 345 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो जो चाइल्ड है वो बहुत ही ज्यादा आंसर के क्लोज है, पूरा चाइल्ड को गलत नहीं बता देना है। ओके, चलो नेक्स्ट। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का जो कि स्टैटिस्टिक्स से है। हमको मीन फाइंड करना है, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, ppm में ये डेटा देके रखा है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ppm। द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, यानी कि ये सिग्मा fi जो है वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मीन फाइंड करना है तो xi दोनों को है डिवाइड बाय 2, 0.00 प्लस 0.04 तो डिवाइड बाय 2, 0.02, 0.02। अब बार बार ऐड नहीं करना है और डिवाइड सीधा देख लो कितने का डिफरेंस है, 4 4 का डिफरेंस है तो उसमें 4 ऐड कर दो, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22 है ना, 4 4 ऐड कर दिया। सिंपल एक्स इंटू एफ आई कर दो क्योंकि डिजिट्स छोटे थे। तो 4 2 जा 8, देन 6 9 जा 54, 0.90, 0.28, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 5 6 7.0 और 22 तो 0.44। ओके, ये कितना हो जाएगा 12, 8 20 और 6 26, 7 7 प्लस 9 16, 17 18, 19 20 21 22, 22 और 7 29, 2 कैरी यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2.69। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 2.69, सीधा मीन निकाल देंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा
FI, सिग्मा FI XI कितना है 2.96 डिवाइड बाय सिग्मा FI 30, ठीक है। तो 3 10s are 30, फिर ये 0 पॉइंट लगेगा क्योंकि सिर्फ 2 है तो 29 लेंगे, तो 0.39 are 27, 2 बचेगा, फिर 3 8s are 24, फिर 20, तो 3 6 are 18, फिर इस तरीके से फिर 2 बचेगा, 3 6 are 18। तो अगर 10 से डिवाइड करें, नीचे एक 0 है तो जो डेसिमल है वो एक और आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.0986 है ना। अगर हम 2 या 3 डेसिमल डिजिट ले डेसिमल के बाद, तो क्या हो जाएगा, ये 0.09 ऑलरेडी है, 8 के बाद 5 से बड़ा नंबर है तो 8 को भी हम क्या कर देंगे 9, तो 0.099 दैट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ऑन एन एवरेज एयर में कितना SO2 है, तो 0.099 पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स का सेक्शन डी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।